चलो तो हमारा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में विदाउट गोइंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ ईएमआई, क्योंकि वो हमने अभी जस्ट बेसिक सी बात की भी और मैं सोच कर चल रहा हूँ कि हमें आती भी है। तो जो पहला आपका टॉपिक है बेटा, इट इज ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। भाई कुछ बच्चों के मेरे ख्याल में माइक ऑन है बेटा, जब पूछना हो तभी ऑन करें, बाकी अपने आप को म्यूट कर लें। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। बेटा एल याद है? एल किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ शाबाश। एल मीन्स जैसे आर तो रेजिस्टेंस हो गई, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस बिल्कुल ठीक है। चलो ये इंडक्टेंस होती थी बेटा और आर होती थी रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस में मैं याद दिलाऊं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता था माइनस एल। कुछ याद आ रहा है किसी को? आई और टी की टर्म आएगी, ई इज माइनस एल। एनी गैस? कोई बात नहीं, गलत सही कोई बात नहीं, बोलो शाबाश। अगर माइनस डी यस इट इज बिल्कुल ठीक है बेटा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। मैं फिर याद दिलाऊं बेटा कि जब करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, बल्कि इसको हम स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता था माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और माइनस साइन शोज कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन करंट का अपोज करेगा। मीन्स अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसे डिक्रीज कर, मतलब इंक्रीज होने से रोकेगा, डिक्रीज होगी तो बेटा डिक्रीज होने से रोकेगा। इसीलिए भाई बेटा किसी का देखो ये माइक ऑन है, हाँ जी। इनर्शिया याद है? हम मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया होता था कि द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर रेस्ट से मोशन में जाओगे तो इनर्शिया उसका भी अपोज करता है, रेस्ट से मोशन में आओगे तो इनर्शिया उसका भी अपोज करता है बेटा। बिल्कुल उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस भी, अगर आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो उसका भी अपोज करेगा, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो उसका भी अपोज करेगा। और इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस को बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बड़े क्वेश्चन के साथ छोटा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं भाई सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट अपोजेस ग्रोथ और डिके ऑफ करंट। ग्रोथ जब करंट इंक्रीज करता है उसका भी अपोज करेगा बेटा, और करंट डिक्रीज करेगा तो उसका भी अपोज करेगा। खैर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चीजें थी। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हम मेन आर्टिकल पर आ रहे हैं बेटा, दैट इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। मान लो ये मेरे पास L का सिंबल ये था बेटा इंडक्टर का, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये मैंने सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा। डीसी सर्किट, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये डीसी सर्किट है बेटा। ना मान लीजिए इसका ईएमएफ है बेटा ई, यहां पर मैंने एक की लगा दी K1। अच्छा मैं एक और वायर ले रहा हूं और एक की और लगा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा ये इस की का क्या रोल है। अभी गौरव माइक बंद करो बेटा। अब T0 पर बेटा स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस की को क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, और K2 को अभी ओपन रखेंगे हम। K1 क्लोज्ड और K2 जो है इट रिमेन्स ओपन, मतलब अभी इस वायर का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि वायर ओपन है।
अब क्या होगा, जैसे आपने की क्लोज की बेटा, करंट एकदम से इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी तक जब तक की ओपन थी K1, नो करंट वाज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, बट एज सुन एज यू क्लोज द की, करंट एकदम से बढ़ना चाहेगा बेटा। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, इंडक्टर। और मैंने कहा था इंडक्टर की तो जो समझो आदत खराब है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका भी तो अपोज करेगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो उसका भी अपोज। जैसे बल्ब को ऑन करते हैं फटाफट बल्ब जल जाता है हमारे घर में, लेकिन यहाँ पर तो ये इंडक्टर है। समझ में आया? फिर से समझो, ये जैसे की क्लोज की बेटा, करंट जीरो से मैक्सिमम की तरफ भागना चाहेगा, तो इंडक्टर के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक इंड्यूस डीएमएफ। यस, और जो करंट ग्रोथ का क्या करेगा, अपोज करेगा बेटा, एंड हेंस करंट विल टेक सम टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इंस्टेंटली एकदम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये इंडक्टर नहीं होता तो करंट रीचेज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इमीडिएटली। ओके बेटा, तो बेटा ऐसे जो करंट्स होते हैं ना, विच टेक करंट which take small time, मैंने कहा कि इसकी इंड्यूस डीएमएफ की जैसे स्मॉल टाइम टू रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम के लिए एक वर्ड यूज करते थे, याद हो, पीक वैल्यू इज कॉल्ड, एक नया नाम देंगे बेटा अब हम, ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट आप लोगों ने दो तो पहले पढ़े हुए हैं, एसी डीसी, अभी नया आ गया टीसी, ट्रांजिएंट करंट। ओके, जिनको अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए बेटा स्मॉल फाइनाइट टाइम लगता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट करंट बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं बेटा किसी इंस्टेंट पर इस सर्किट में से आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कितना है, di/dt है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, अभी आपने कहा था कितना, -L/di/dt, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस ईएमएफ का अपोज करेगा ना बेटा, क्योंकि यही तो करंट को बढ़ा रहा है। तो यानी अब नेट ईएमएफ कितना हो गया, देखो ई मैंने अप्लाई किया था, ये इसका अपोज कर रहा है, यानी माइनस में कर रहा है, तो ये बचा कि नहीं बचा नेट ईएमएफ। मान लो मैंने यहाँ 10 वोल्ट अप्लाई किया, यूँ समझो 2 वोल्ट यहाँ पैदा हो गया इंडक्टर में, लेकिन इंडक्टर वाला ईएमएफ तो मेन ईएमएफ का अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो बेटा माइनस में E - L/di/dt। ठीक है, ये नेट ईएमएफ है, और ये नेट ईएमएफ सारा का सारा किसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस, और तो कुछ है ही नहीं इस सर्किट में। देखो बेटा भाई, नेट ईएमएफ जो होता है, आपने ये भी पढ़ा हुआ कभी, किरचॉफ सेकंड लॉ बेटा, समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ आईआर, याद आता है सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। तो बेटा ये क्या हो गया, नेट ईएमएफ तो कितना हो गया, ये समझ में आया, ई मैंने अप्लाई किया था, ये इसका अपोज कर रहा है बेटे, ओके, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आईआर, और आईआर एक ही है मेरे पास, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक की बातें। ओके, जब मान लो व्हेन करंट विल बी हैविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू बेटा, यानी आई नोट के बराबर हो जाएगा, तो di/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, शाबाश। यदि करंट मैक्सिमम 0, यस, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन नंबर 1, E -0 एंड दैट इज इक्वल टू I0R। 0 के बेटा E, आपने कहा ये 0, अगर I की जगह I0 पुट करोगे तो di/dt 0 हो जाएगा। तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई I0 × R। अब भाई ये वैल्यू वापस नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, मैं नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ बेटा, पुटिंग इन नंबर 1, दिस इज I0R -L di/dt, इट इज IR। ठीक है, जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते थे बेटा, वेरिएबल सेपरेशन करूंगा मैं, देखो एक बार जरा, इसको यूँ लिख लें,
माइनस या आई नोट माइनस आई आर, इसको मैं इधर ले गया बेटा और इसको इधर ले आता हूँ, एल डी आई बाई डी टी। वेरिएंस वेरिएबल सेपरेशन कर रहा हूँ धीरे धीरे, और दिस में भी रिटर्न एज बेटा आई की टर्म्स एक तरफ कर लो, इट इज डी आई अपॉन आई नोट माइनस आई, ये इधर हो गया बेटा तो इसको इधर ले जाओ, आर बाई एल इंटू। देखो बेटा वेरिएबल सेपरेशन हो गया कि नहीं, दो वेरिएबल एक टी और एक आई, आई की टर्म्स एक तरफ कर दी मैंने और टी बाकी जो बची वो एक तरफ कर दी है। ठीक है, सिंपल मैथ है बेटा, मेन फिजिक्स में ये समझा हमने। फिर हमने कहा जब करंट मैक्सिमम होगा तो डी आई बाई डी टी जीरो, ये वैल्यू पुट करने से मेरे पास ई की वैल्यू आ गई आई नोट आर, यहाँ पुट किया मैंने, आई की टर्म्स एक तरफ कर ली तो ये आ गया। इक्वेशन की फॉर्म बता रही है, क्या करूँगा अगला स्टेप, सोच सकते हो क्या करेंगे? आई निकालना है मुझे, इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स बेटा, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दें। चलिए मैं यही कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो तो बेटा जीरो पर जब आपने सर्किट ऑन की थी टी जीरो पर, तो उस टाइम तो करंट जीरो था ना, सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लिमिट लगा रहा हूँ बेटा, टी जीरो पर करंट भी जीरो था। और मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर करंट की वैल्यू हो गई आई, आई हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, जीरो पे जीरो था और टी पर मैंने आई मान लिया, बिल्कुल ठीक है। तो बताओ भाई इसका जरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बताइए। log I naught minus one. नेचुरल लॉग आएगा ना, आई नोट माइनस आई हो गया पूरा, या कुछ और आएगा? कुछ और भी आएगा, ध्यान से देखो। डी आई अपॉन आई नोट माइनस आई का माइनस वन अपॉन माइनस वन, यस, जीरो से आई। देखो बेटा ये इसके कोफिशिएंट से वो भी तो करोगे डिवाइड, आई माइनस का है, मेरे को डाउट नहीं होना चाहिए। और इधर तो सिंपल है, आर बाई एल और डी टी का हो गया टी, जीरो से टी। एक काम करता हूँ, इस माइनस को तो यहाँ से हटा ही देता हूँ, इस माइनस को तो यहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो ये बच जाएगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ भाई, आप देख लें, ठीक है ना। बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास भेज दूंगा, दोबारा रोक के भी देख सकते हैं, ना समझ में आए तो मुझे बता सकते हैं। बाकी अभी तो चलो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास है थोड़ा स्पेस अभी। ये आ गया बेटा, मैं ये कह रहा था, मैं ये कर लेता हूँ, नेचुरल लॉग लिमिट्स पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट आई नोट माइनस आई माइनस लोअर लिमिट नेचुरल लॉग आई नोट माइनस जीरो, आई की जगह एक बार उसकी अपर लिमिट माइनस उसकी लोअर लिमिट बेटा, एंड दिस इज ये वाला माइनस यहाँ ले गया मैं, आर बाई एल और टी माइनस जीरो, तो ये हो गया। ओके, नाउ दिस इज log a माइनस log b, log A हाँ log a बाई b, log a माइनस log b इज log a बाई b बेटा, ए बाय बी। ठीक है, बिल्कुल सही है, आर बाई एल इंटू टी। इस लॉग को भगाना था क्योंकि मुझे तो आई निकालना है, तो इस लॉग को भगाना पड़ेगा, एंटी लॉग ले लूं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बच जाएगा। एक बार वही से नोट कर लेना क्योंकि मैं रब कर रहा हूँ, कभी कुछ गलत लिख दें हम, मैं एंटी लॉग लेंगे तो ये बच गया आई नोट माइनस आई, नीचे क्या था, आई नोट था ना, आई नोट, और इधर आ गया बेटा ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। ओके, एंड बेटा नेचुरल लॉग था तो ई की पावर में जाएगा, बेस 10 होता तो 10 की पावर चला जाता, और दिस में भी रिटर्न एज 1 माइनस आई बाई आई नोट। मैंने ये कहा था कि मैथमेटिक्स है, डेरिवेशंस हैं, और डेरिवेशन आपको याद भी हो जाते हैं, ठीक है ना। थ्योरी में तो एक्चुअली ना आप क्योंकि थ्योरी का तो ये ड्रॉबैक ये ना, एक भी कहीं गलत लाइन होगी तो गलत ही हो जाती है पूरा। ये हो गया बेटा ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल टी, सोल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा मेरे पास आई अपॉन आई नोट, इट इज़ 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टी। तो आई आ गया बेटा, ये आ गई, देखो ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल टी, और इसको यूँ भी लिखते हैं आई नोट
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अभी बताऊंगे टाउ क्या चीज़ है। फिलहाल तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, जो भी नंबर पीछे से आया होगा 5 6। एंड दिस इक्वेशन वाज derived बाय ए साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेटा हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट बेटा, इट शोज कि ग्रोथ ऑफ करंट ई पता है ना एक्सपोनेंशियल होता है, इट शोज कि ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। अभी मैं ग्राफ से समझाऊंगा। एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ठीक है। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है स्लो में रैपिडली इंक्रीज करेगा बेटा, देन स्लो 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 होता चला जाएगा, स्लोप कम होता चला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ का। बात करेंगे हम अभी ग्राफ से, पर एक बार चेक करें कि करंट अपनी पीक वैल्यू पर कब पहुंचेगा। हम ये चेक करना चाहते हैं कि आई जो है वो आई नोट के बराबर कब होगा, एट विच टाइम करंट विल अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू बेटा। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, इट इज आई नोट 1 माइनस टी बाई टाउ, ये कट गया 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई टाउ, विच शोज 1 से 1 भी कट गया, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, दैट इज कॉल्ड, सॉरी 0 बच गया है, तो रेसिप्रोकल ले लो, वो टी बाई टाउ इज इन्फिनिटी, विच शोज टाउ इज इन्फिनिटी, टी इज इन्फिनिटी। देख लो बेटा, जब टी की, क्योंकि ई एक फिक्स नंबर है एक्सपोनेंशियल, टाउ एक कांस्टेंट है, तो बेटा ये इन्फिनिटी तो तभी आ सकता है जब टी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। मीन्स theoretically the current will never acquire its peak value. Infinite means not defined, it will never reach to its peak value. तो आप भाई जरा बारी आ गई ग्राफ की, देखो ये टाइम बेटा, ये करंट t0 पर आपने कहा था करंट भी 0, लिमिट रखी थी अभी, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। ग्राफ को हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे बेटा, और लेट अस सपोज दिस इज, ये आई नोट है, पीक वैल्यू है। तो मैंने कहा कि ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल इन नेचर। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, शुरू में बड़ी रैपिडली बढ़ता है बेटा, एंड देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग, स्लोप कम 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 होता चला जाएगा, एंड इस लाइन को कभी नहीं टच करेगा भाई, फाइनली इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा बेटा। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि अभी आपने कहा कि इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा इस लाइन को। तो आई नोट कब होगा, जब टाइम कितना हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है ना बच्चे। तो ये ग्राफ आएगा, समझ रहे, देखो शुरू में कितना स्लोप ज्यादा है, धीरे धीरे स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। ये वाली बात आ गई हमारे पास। वैसे मैं प्रैक्टिकली बताऊं बेटा, प्रैक्टिकली t इज इक्वल टू नियरली 5 टाउ, टाउ मैं अभी बताता हूँ क्या है। करंट जो होता है बेटा वो अपनी पीक वैल्यू को एक्वायर कर लेता है करीब करीब, ठीक ना, मतलब मान लो 99.99% भी एक्वायर कर लिया तो हम उसको मान ही लेते हैं कि वो अपनी कहाँ पहुँच गया बेटा, पीक वैल्यू पर पहुँच गया है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि ये टाउ क्या चीज़ है, क्योंकि हमने बीच में अपनी तरफ से माना है बेटा, तो इसको हमने करना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो मैं इस टी को टाउ को निकाला हूँ। दिस टाउ इज, पहले तो बताओ क्या इसकी यूनिट टाइम वाली होंगी, सोच के देखो बेटा। किसी भी चीज की जो पावर होती है ना, एक बात ध्यान रखना, पावर में जो भी फैक्टर आता है वो हमेशा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है बेटा, ये बात ध्यान रखना। टी और टाउ यानी ये टाइम है, तो ये भी टाइम होना चाहिए ताकि टाइम से टाइम कट जाए और ये क्या बन जाए बेटा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यानी जो टाउ है, जिसको मैंने L/R लिखा है, ठीक है, इसकी अगर कोई यूनिट पूछेगा ना डायमेंशनल फॉर्म में, तो टाइम वाला आएगा, ओके। आप वैसे मैं याद दिलाऊं आपको, इंडक्टेंस की यूनिट याद है, जैसे रेजिस्टेंस की तो ओम होती है,
ट्वेल्थ में पढ़ी इंडक्टेंस की यूनिट? नहीं ध्यान आ रही है? एक कैपेसिटेंस होता था उसकी फैराड होती थी, रेजिस्टेंस की ओम, और इंडक्टेंस की हेनरी। हेनरी। बिल्कुल ठीक है बात है बेटा, हेनरी होती थी। और अगर आप ध्यान देखोगे ना ट्वेल्थ की बुक में, तो हेनरी होता था ओम सेकंड, और ये ओम, ओम से ओम कट गया, देखो सेकंड आ गया, टाइम आ गया ना। और वो भी चलो भूया तो सब भाई ना याद रही, यहाँ से ये फैक्टर याद कर लो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा कि पावर एक जनरल रिजल्ट है, ये तो स्पेसिफिक यूनिट याद होनी चाहिए। पावर हमेशा ही यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होती है बेटा। तो अगर ये टाइम है तो ये टाइम होना चाहिए, ताकि टाइम से टाइम कट जाएगा आपका, ठीक है, तो ये बच जाएगा। और इसलिए इस टाउ को बोलते हैं बेटा टाइम कांस्टेंट। इस टाउ को क्या बोलते हैं हम? टाइम कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। देखो तो इफ t इज इक्वल टू हो जाए टाउ, 6 में पुट कर रहा हूं बेटा, फ्रॉम 6, ये वाली, इसलिए मैंने रब नहीं की थी। आई इज, ये हो गया बेटा आई नोट 1 माइनस ई की पावर -1, ठीक है, तो इट इज आई नोट 1 माइनस 1 बाई ई। आई नोट 1 माइनस ई की वैल्यू पता है कितनी होती है? शाबाश शाबाश, बताइए। एक्सपोनेंशियल के नंबर जैसे पाई फिक्स नंबर है, ठीक है ना, 22/7 कहते हो आप लोग, ऐसे इसकी कितनी वैल्यू है एक्सपोनेंशियल की? एनी गैस? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बताओ बताओ बताओ। ऐसा नहीं हो सकता कि ना सुनाई ना हो कभी, सुनी तो हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। एजिटेट मत क्या करो, सब एक जैसे ही हैं, क्या हो जाएगा गलत बता दोगे तो, है ना भाई। और वैसे भी तो ऑनलाइन है, हम एक दूसरे को डायरेक्टली देख ही नहीं पा रहे, मतलब सारे एक साथ फेस नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। बेटा ई की वैल्यू होती है 2.71, ये याद रखना, फिर मैं आगे फिर पूछूंगा। एक्सपोनेंशियल 2.71, तो जब इसको सोल्व करोगे ना बेटा, आई नोट 1 माइनस 1/2, अगर 2.45 होता तो 4 आ जाता, 4 से थोड़ा कम आएगा, मैं बता देता हूँ। इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.368, और आई आ गया बेटा आपका 0.6, है ना, 3, ये कितना आ जाएगा 63.2, ये आ जाएगा, है ना। आई नोट मतलब आई इज 63.2% ऑफ आई नोट, मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है बेटा इन विच करंट ग्रोथ फ्रॉम 0 टू 63.2% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। देखो एक बार डायग्राम में समझाता हूँ, ये पीक वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे इसका कितना निकालना है बेटा, 63% निकालना है, तो अंदाजे से कर लें, 50 मान लो, ये 50 होता, यहाँ कहीं हो जाएगा, अंदाजे कितना है इसका, 63.2% ऑफ आई नोट। अब ये जो टाइम है ना बेटा, यहाँ पर जो टाइम आएगा ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, टाउ जिसको कहते हैं। और ये दिस ग्राफ इज फॉर ग्रोथ ऑफ करंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या बना, टाइम कांस्टेंट फॉर LR circuit is the time in which current grows, कह सकते हो आप, increases कह सकते हो, grows from 0 to 63.2% of its peak value। तो ये एक पार्ट हुआ बेटा करंट की ग्रोथ का पार्ट पढ़ा हमने। मेरे ख्याल में इसमें कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं इसे रब करूंगा एक बार। किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा यहाँ पे?
क्लियर है इसका मतलब, मैं मान लूँ। अब मान लेते हैं करंट अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच गया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया ना प्रैक्टिकली तो पहुंच ही जाता है, आइडियली ना पहुंचे, ठीक है। अब जब करंट अपनी पीक पर पहुंच गया, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट अपनी पीक पर पहुंच गया है, तो उस वक्त हम क्या कर रहे हैं, आप अपना डायग्राम देखो, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा डायग्राम। अब हम पहले तो एडिंग बदलेंगे, पहले ग्रो कर रहा था और कोई चीज़ ग्रो कर गई, तो अब उसका क्या शुरू हो जाएगा बेटा, डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट, डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। मान लो अभी करंट फ्लो कर रहा था, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था, हमने अपनी स्टॉप वॉच बंद कर दी, अब हम दोबारा स्टॉप वॉच शुरू कर रहे हैं, T0 दोबारा से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में टाइम किससे मापा जाता है बेटा, स्टॉप वॉच से। ऑर्डिनरी वॉचेस से नहीं मापते हम, स्टॉप वॉच यूज करते हैं, तो इसलिए T0, अदरवाइज तो T तो जीरो होता ही नहीं कभी भी अपनी क्लॉक की बात करें तो हम। तो T0 पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप डायग्राम देखना, K1 को ओपन कर रहा हूँ और K2 को क्लोज कर रहा हूं। अगर K1 ओपन कर दिया तो इसका मतलब सोर्स ऑफ EMF रिमूव कर दिया मैंने, सोर्स ऑफ EMF इज रिमूव्ड। मतलब अब ये बन गया डायग्राम, बस सीधा सीधा ये बन गया, यहां थी वो की, ठीक है ना बेटा। चलो बना देता हूँ, ये हमने जोड़ दी और अब इसको हटा दिया। क्या अब इस बैटरी का कोई रोल रहा, नहीं रहा। तो जो सबसे पहली इक्वेशन लिखी थी आपने, E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू IR। अभी वो समझते हैं इसको, देखो बेटा, जैसे हम अपने घर में बल्ब बंद करते हैं, स्विच बंद किया बल्ब बंद, लेकिन यहाँ पर तो करंट मैक्सिमम था, आपने इसको ओपन किया तो क्या होगा, करंट एकदम से मैक्सिमम से मिनिमम आना चाहिएगा। और मैंने कहा था ये तो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भाई, इंक्रीज करोगे तो भी अपोज करेगा, डिक्रीज करोगे तो भी अपोज करेगा, बताया था मैंने आपको ये बात, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, इसलिए करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एकदम से जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसलिए करंट को कुछ टाइम लगेगा, जो हमें, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डीके बोल रहे हैं बेटा। तो ये देखो, ये हट गया, ई खत्म हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास, माइनस एल डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू IR। लेकिन इस बार जब हमने इसको T0 पर शुरू किया है तो करंट मैक्सिमम है, तभी तो डीके होगा। पिछली बार ग्रोथ था, T0 पे करंट जीरो था, इस बार T0 पे बेटा करंट मैक्सिमम है, बस। बाकी वही पिछली बार कितना वेरिएबल सेपरेशन कर लूँ, DI बाई आई बेटा, और ये हो गया माइनस, ये इधर चला गया था, R बाई एल डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें। बस ये देख लो, T0 पर लिमिट ध्यान से देखनी है, बस ये ध्यान से देखनी है, I नोट है, पिछली बार जीरो था, और T टाइम पर मान लेते हैं करंट कितना है बेटा, I करंट हो गया, ठीक है। तो DI बाई आई वही नेचुरल होगा I बेटा, पर इस बार माइनस नहीं है, पिछली बार तो I माइनस का था, I नोट से I तक, माइनस R बाई एल डी टी का बेटा T 0 से T, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज माइनस R बाई एल T माइनस 0, वही बन जाएगी बेटा, ये देख रहे हो ना, लोग A माइनस बी, लोग A बाई बी, पर पिछली बार से छोटी हो गई इक्वेशन, एंटी लोग ले लें तो ये इक्वेशन आ गई बेटा, I इज इक्वल टू I नोट ई रेज टू पावर माइनस R बाई एल टी, और मैंने कहा था R बाई एल को हम क्या कहते हैं बेटा, टाउ, टाइम कांस्टेंट, तो T बाई टाउ। ये इक्वेशन क्या कहलाती है आपकी, मैंने बताया था हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर डीके, ठीक है। एंड अगेन अगर आप चेक करोगे कि कंप्लीट डीके कितना होगा बेटा, I0 कब होगा, जब T इन्फिनिटी हो जाए, करके देख लो, ये जीरो तभी हो सकता है बेटा जब T इन्फिनिटी हो जाए, बाकी तो कुछ भी नहीं होगा, माइनस माइनस बार इसलिए, ओके। तो भाई जो ग्राफ बनेगा, I और T का, ये I नोट था, ये होगा बेटा ग्राफ, ठीक है, ये बन जाएगा डीके का,
और इसी में बनाऊं तो ये किसका था, ग्रोथ का। दोनों टच नहीं करेंगे बस। और ये टाउ था आपका, तो ये होता है 63.2, और इसको देखोगे तो बेटा ये फिर इसमें से 100 से माइनस कर लो इसको, तो ये बन जाएगा 36.8% ग्रोथ डीके के केस में। तो ये है बेटा हमारी, मैं थोड़ा शायद हो सकता है सेकंड पार्ट में थोड़ा जल्दी कर गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि फर्स्ट पार्ट का स्मॉल पार्ट ही है सेकंड, तो बस। तो ये हमारे पास इस तरीके से आरएल सर्किट के अंदर करंट बेटा इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के बाद जब डिक्रीज करवाओगे तो भी करंट स्लोली डिक्रीज करेगा बेटा। एकदम से करंट डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टर बैठा हुआ है, और इंडक्टर